और आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन को लेकर टूल किट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि को दिल्ली लाया गया है। पुलिस के मुताबिक इसके फोन से सारे डेटा डिलीट मिले हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े लोग रडार पर हैं और इन सब के बीच दिशा पर सियासी शोर गूंजने लगा है। बीजेपी सांसद कसाब अशरफ वानी की उम्र का हवाला देकर ये कह रहे हैं कि अपराध सिर्फ अपराध है और उम्र सिर्फ एक नंबर है। दिशा की उम्र 21 साल है और इसी वजह से उम्र को लेकर भी ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि किसी तरह की सहानुभूति उम्र के लिहाज से न रखी जाए। कांग्रेस ने हालांकि इस बीच इस गिरफ्तारी को शर्मनाक बताया। तो प्रियंका का बयान है, डरते हैं बंदूक वाले निहत्ती लड़की से। तो टूल किट केस में दिशा की गिरफ्तारी को लेकर अब सियासी बवाल की स्थिति बन गई है। एक के बाद एक किसान आंदोलन पर जिस तरह से घटनाएं बदल रही हैं, अब यहां पर एंट्री हो गई है बुरहान वानी और आतंकवादी अजमल कसाब की भी। बुरहान वानी जिसे आर्म्ड फोर्सेस ने ढेर किया था, आतंकी संगठन से रिश्ते और कश्मीर में जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई थी उस समय। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 21 साल की उम्र जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि 21 साल में गलती भी हो सकती है, नासमझी भी हो सकती है। बीजेपी ने इस पर किया है पलटवार और नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि उम्र महज एक नंबर है, लेकिन देश विरोधी गतिविधि में अगर कोई शामिल है तो उसे कानून की नजर से ही देखा जाना चाहिए। ये आपको हम इनका ट्वीट भी दिखा रहे हैं। बुरहान वानी 21 साल का था, अजमल कसाब 21 साल का था। उम्र सिर्फ एक संख्या है, कानून से ऊपर कोई नहीं, कानून अपना काम करेगा। जुर्म जुर्म है। पीसी मोहन बीजेपी सांसद बेंगलुरु सेंट्रल से। तो वहीं अब प्रियंका गांधी ने भी इस पर एक ट्वीट किया है। वो कह रही हैं, डरते हैं बंदूक वाले एक निहत्ती लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से। दिशा रवि के समर्थन में ये ट्वीट प्रियंका गांधी का। तो आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस के नेता दिशा की गिरफ्तारी को लेकर और अब किसान आंदोलन में टूल किट को लेकर, ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट को लेकर जिस तरह से दिशा की उसमें भूमिका की अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, गिरफ्तारी हुई है, इस बीच ये सियासी बवाल शुरू हो गया है। टूल किट मामला है वो काफी गंभीर है। जिस तरह से ग्रेटा थनबर्ग ने टूल किट की जो पूरी प्रोसेस है उसको ट्वीट किया था, उसमें पूर्व में ही यह डिक्लेयर कर दिया था कि 23 जनवरी को लोगों ने क्या करना है। जिस दिन भारत की संप्रभुता और भारत की जो निशान है, जो हमारा पवित्र ध्वज है, झंडा है, उसका किस तरह अपमान करना है, इस सारी बातों को उसमें पहले से ही सुनियोजित तरीके से गलती से ग्रेटा थनबर्ग से वह पब्लिक डोमेन में ट्वीट हो गया था। गिरफ्तारी को एक बहुत बचकाना व्यवहार मानता हूं, माफ कीजिएगा। उस टूल किट के बारे में अगर मैं बोलूं, हम लोगों ने कितने आंदोलन किए और हम ही क्या, जो लोग सरकार में बैठे आंदोलनों से निकले हुए हैं। ये नजरिया हमारा क्या हो गया? एक टूल किट, उसके इर्द गिर्द आप भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। उसने 2 लाइन एडिट की थी। कितने युवाओं का आप गिरफ्तार कर लेंगे? पूरे देश में एक लहर उठ जाएगी। साहब, मेरे लोकतंत्र को कमजोर मत करिए। दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध भी शुरू हो गया है। बेंगलुरु के हाई ग्राउंड थाने में कल छात्रों ने दिशा की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिशा क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। छात्रों ने दिशा की गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस को गमला भेंट किया और इस बीच कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी दिशा की गिरफ्तारी के विरोध में कई ट्वीट्स किए हैं। हम आपको पूर्व केंद्रीय मंत्री के ट्वीट्स भी दिखा रहे हैं। चिदम्बरम ने ट्वीट में कहा कि दिशा रवि की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं और सभी छात्रों और युवाओं से यह आग्रह करता हूं कि वो निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाएं। चिदम्बरम ने एक और ट्वीट में यह कहा कि अगर माउंट कार्मल कॉलेज की 22 वर्षीय छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा बन गई हैं, तो भारत बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसानों के विरोध का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूल किट ज्यादा खतरनाक है। तो ये तंज उन्होंने कसा अपने इस ट्वीट के जरिए। उधर बेंगलुरु सेंट्रल के बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने भी ट्वीट किया है और दिशा की गिरफ्तारी के विरोध को उन्होंने गलत बताया है और उदाहरण दिए हैं अजमल कसाब और बुरहान वानी की उम्र के। बढ़ते हैं आगे और अब बात बंगाल की। बंगाल चुनाव में टीएमसी और बीजेपी ने जैसे अपने अपने वोट देवता भी अब गढ़ लिए हैं। बीजेपी जय श्री राम के नारे लगा रही है तो टीएमसी मां दुर्गा पर उसे घेर रही है और सरस्वती पूजा के मंत्रों के बीच चुनावी तंत्र साध रही है। अब ममता बनर्जी कहेंगे कि धर्म हमें सिखाएगा बीजेपी। निश्चित रूप से ममता बनर्जी को धर्म बीजेपी ही सिखाएगी, क्योंकि धर्म को नहीं मानती हैं, वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती हैं और
माथे पर हिजाब पहनकर नमाज पढ़ने जाती हैं, ये हिंदू धर्म में संभव नहीं है। लेकिन राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ममता बनर्जी ये सब काम कर रही है। ये आरएसएस वालों से हमको सीखना नहीं पड़ेगा कि हम पूजा करें कि नहीं करें। बंगाल की जनता जान तय कर चुके हैं कि आने वाले दिन में चुनाव में किसको प्रतिष्ठित करेंगे, किसको लाएंगे, और वो ममता की सरकार फिर से आएंगे। और हर साल माँ दुर्गा से लेके दीपावली से लेके काली से लेके सरस्वती पूजा जिस तरह होते आ रहा है वैसे ही होगा। हम लोग भाईचारा कि ये बंगाल है, ये शांतिपूर्वक बंगाल है, हम लोग सब कोई मिल के एक जगह रहते हैं। लोग ना दुर्गा को जानते हैं ना राम को जानते हैं। दुर्गा हमारी देवी है, इसलिए उसको हम राजनीति में नहीं लाते हैं। राम हमारे राजा थे, क्षत्रिय थे, उनका पूर्वज का हम जानते हैं, उनको हम राजनीति में लाते हैं। टीएमसी धर्म को राजनीति में लाता है, राजनीति को धर्म में ले जाता है। दिमाग खराब हो गया है, समझदारी नहीं है, इसलिए हम राजनीति के जगह में राजनीति करते हैं और धार्मिक जगह में जाकर धर्म करते हैं। लेकिन इनको ये भी मालूम नहीं है, हारने का डर से सब गायब हो गया है। इसलिए हम राम का वंशज हैं, राम का अनुयायी है। जय श्री राम बोल करके बंगाल में परिवर्तन যা হয় না, যারা নারীদের সম্মান দেয় না, যারা নারীদের লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত, শোষিত করে রাখে, যাদের রাজ্যে উত্তরপ্রদেশের মতো, উন্নাও এবং হাতরাসের মতো গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে, তাদেরকে নারীর ক্ষমতা আমাদের আগামী দিন শিখিয়ে দিল্লি পাঠাতে হবে। আমাকে যেভাবে তৃণমূল সরকার মা দুর্গার বিসর্জনের সময় কোর্টে যেতে পারমিশন নিতে যাওয়া হয়েছিল, সেখানে তারা দুর্গা মাকে নিয়ে কথা বলে। আর আমরা সবসময় আমাদের যেটা আমাদের দেশের সংস্কৃতি, আজকে মা দুর্গা থেকে, মা কালী থেকে আমরা সংসদেও আমরা সারাক্ষণ মা দুর্গা, মা কালীকে, মা সরস্বতীকে নিয়ে কথা বলি। এমন খেলা হবে যে পশ্চিম বাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টি খাতা नहीं खोल पाएगा, একটা সিটও জিতবে না। যে অন্যায়টা করছে, এবং ওদের রাজ্য সভাপতি বলছে কে দুর্গা, তিনি মা দুর্গার নাম জানেন না। মা দুর্গার 14 পুরুষের তিনি ইতিহাস চাইছেন, এত বড় স্পর্ধা, মা দুর্গা ওদের বধ করবে। पूरे देश की नजर अगले कुछ महीनों के भीतर होने वाले बंगाल चुनाव पर है, क्योंकि यहां टीएमसी और बीजेपी में घमासान सिर्फ जमीनी मुद्दों पर नहीं रह गया है, बल्कि जंग अब धर्म का लबादा ओढ़ चुकी है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के दुर्गा पर दिए बयान को लेकर टीएमसी ने पूरे जोर शोर से हल्ला बोल दिया और बीजेपी को दुर्गा विरोध के कटघरे में खड़ा कर दिया। बंगाल में चुनाव है, इसीलिए बवाल है। साल 2021 में देश की सबसे भीषण सियासी टक्कर है। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जो अप्रैल मई तक निपट जाएगा, लेकिन उससे पहले बंगाल के चुनावी रण में मचे घमासान में देवी देवताओं के नाम पर बीजेपी और टीएमसी में जबरदस्त खींचतान मच गई है। अब बीजेपी जय श्री राम के नारे को ममता के खिलाफ अपना ब्रह्मास्त्र मानकर चल रही थी, लेकिन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर एक ऐसा बयान दिया जिससे टीएमसी को मानो बीजेपी के ब्रह्मास्त्र की काट मिल गई। पहले दिलीप घोष का बयान सुनिए। भगवान राम एक राजा थे, कोई अवतार मानता है उनको, और उनकी 14 जो पूर्व पुरुष थे उनका नाम भी आपको मिलेगा, दुर्गा का मिलेगा क्या? तो इसलिए एक राजा, एक सुशासक, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा माना जाता है। और हमारे यहाँ भी राम की जो चरित्र लिखा गया, बंगाली ने लिखा है। रामचरितमानस का पहले वाल्मीकि से रामायण होकर यहाँ भी बांग्ला रामायण है। तो एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम एक राजा, गांधी जी ने राम राज्य का कल्पना हमको दिया है। दुर्गा पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, दुर्गा तो भगवान राम की आराध्य थी। दिलीप घोष के बयान को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि ममता की सेना ने पूरी ताकत से दिलीप घोष और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। मुद्दा बनाया कि बीजेपी ने देवी दुर्गा का अपमान किया, बीजेपी ने बंगाल के लोगों की आस्था का अपमान किया, बीजेपी ने नारी शक्ति का अपमान किया, बीजेपी ने बंगाली जनमानस में रचे बसे संस्कारों का अपमान किया है। এদের লজ্জা হয় না? যারা নারীদের
সম্মান দেয় না, যারা নারীদের লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত, শোষিত করে রাখে, যাদের রাজ্যে উত্তরপ্রদেশের মতো উন্নাও এবং হাতরাসের মতো গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে, তাদেরকে নারীর ক্ষমতা আমাদের আগামী दिन শিখিয়ে दिल्ली पाठाते হবে। टीएमसी का आक्रमण होना लाजमी भी है, क्योंकि अब तक जय श्री राम के नारे और हिंदुत्व की तलवार थामे बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही थी। लेकिन अब देवी दुर्गा पर दिलीप घोष के बयान को मुद्दा बनाकर टीएमसी एक कदम आगे बढ़कर बल्लेबाजी कर रही है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि चुनाव में जीत का छक्का तो वही मारेगी। उन्होंने माँ दुर्गा की स्थापना की थी उस समुद्र के किनारे और वहाँ पूजा किया था। माँ दुर्गा जो है वो शक्ति की देवी हैं और शक्ति नहीं था ये अगर किसी ने कहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो सही है। बीजेपी की काट के लिए टीएमसी न सिर्फ देवी दुर्गा की शरण में आ गई है, बल्कि उसने सरस्वती पूजा के लिए भी मेगा प्लान तैयार किया है। हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों में कुल 125 जगहों पर सरस्वती पूजा की जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस ने ली है। दरअसल बीजेपी की ओर से तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे, लिहाजा इस बार चुनाव से पहले टीएमसी किसी भी तरह का मौका बीजेपी को नहीं देना चाहती। यही वजह है कि इस बार सरस्वती पूजा को जनसंपर्क और तुष्टीकरण की छवि को हटाने के लिए तृणमूल इस्तेमाल करने में लगी है। ये जो पूजा होता है, ये हर साल यहाँ पर पूजा हो रहा है और ये बहुत कोई कह रहे हैं कि चुनावी प्रचार के लिए इस बार ममता सरकार पूजा कर रही है। नहीं, बंगाल में हर पूजा दुर्गा माँ का पूजा से लेके सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, एक ठो कहावत है कि बांगालीर 12 मासे 13 पार्वण। तो हम लोग हर तरह के कल्चर को एक करके हर पूजा को ममता बनर्जी एक उत्सव के रंग में रंग दिए हैं। नारा लगाइए, जय श्री राम। बंगाल के चुनाव को श्री राम, दुर्गा या सरस्वती के नाम पर लड़ा जाएगा या फिर जमीनी मुद्दों को भी जगह मिलेगी, ये वहाँ की जनता ही तय करेगी। लेकिन इस बीच दोनों दलों में जारी खूनी झड़प का दौर भी आगे बढ़ता जा रहा है। शनिवार की रात 24 परगना से कोलकाता की ओर लौटते टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए फिरोज गाजी पर बम से हमला हुआ। जान तो बच गई, लेकिन टीएमसी के खिलाफ बीजेपी के आरोपों में नई जान आ गई। ममता जी की राजनीति अब रेत की तरह उनके हाथ से खिसक रही है। जनता का मन तो उनसे पहले ही उठ चुका था। अब उनके कार्यकर्ता, उनके नेता रोज दर्जनों की तादाद में पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। शायद चुनाव के आने तक ममता जी ही टीएमसी में अकेली रहने वाली है। कुल मिलाकर अब की बार बंगाल में जंग जोरदार है, जहां धार्मिक आस्था के प्रतीक भी हैं, बाहुबल भी है और जहां साख का सवाल भी। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में रिंकू शर्मा हत्याकांड को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में गृहमंत्री अमित शाह से 6 सवाल पूछे हैं। जय श्री राम बोलने पर हत्या होगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अमित शाह जी को गृह मंत्री क्या ये दिन देखने के लिए बनाया कि आज कानून व्यवस्था इस प्रकार हो जाएगी कि आए दिन हत्याएं होंगी? दिल्ली में रिंकू शर्मा हत्याकांड पर जो आम आदमी पार्टी पहले चुपचाप थी, जो इस विषय पर कोई बयान देने से बच रही थी, जिस पर बीजेपी लगातार हमलावर थी, वही आम आदमी पार्टी अब मुखर हो गई है और लगातार अब बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी बीजेपी से सवाल कर रही है, क्या जय श्री राम का नारा लगाने वाले अब सुरक्षित नहीं हैं? क्या दिल्ली और भारत में जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते? क्या उनकी हत्या की जाएगी? जय श्री राम का नारा लगाने वाले अब सुरक्षित नहीं है क्या? क्या दिल्ली में जय श्री राम का, भारत देश में जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते क्या? अब उनकी हत्या करी जाएगी? ऐसा लग रहा जिस राम के नाम पर बीजेपी सियासत करती थी, वो मुद्दा अब आम आदमी पार्टी ने हथिया लिया है। आम आदमी पार्टी के नेता अब राम के नाम पर अटैकिंग मोड में आ गए हैं। गुजरात में चुनाव प्रचार करने पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी राम के नाम पर बीजेपी पर हमला करने से नहीं चूके।
अमित शाह जी दिल्ली की उस लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हैं, बंगाल के चुनाव की चिंता कर रहे हैं। हम इस बात को लेकर भी आहत हैं। अब मुझे ये बताइए कि इस देश में, हमारे देश में, भारत में अगर कोई जय श्री राम नहीं बोलेगा तो क्या पाकिस्तान में जाके जय श्री राम बोलेगा? अगर भारत में, देश की राजधानी में जय श्री राम बोलने पर हत्या होगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिसके अंडर में पुलिस आती है दिल्ली की, जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, वो देश के गृह मंत्री इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले? हमले की इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गृह मंत्री अमित शाह से 6 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल, अभी तक आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी रिंकू शर्मा जी के परिजनों से मिलने, उनके परिवार वालों से मिलने क्यों नहीं गए? अभी तक ट्वीट क्यों नहीं किया? हमारा दूसरा सवाल, क्या ये शोभा देता है कि गृह मंत्री जी अमित शाह जी बंगाल में चुनाव प्रचार करें दिल्ली छोड़कर, और दिल्ली में इस प्रकार की घटनाएं घटें? कि क्या दिल्ली की जनता ने 2014 में 7 सीटें, 2019 में? और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो टूल किट मामले से जुड़ी हुई है। इस मामले में आरोपी निकिता जैकब के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है। फिलहाल निकिता जैकब अंडरग्राउंड बताई जा रही है। टूल किट केस में यह गैर जमानती वारंट निकिता के खिलाफ जारी हुआ है। टूल किट का ये मामला जिसमें एक के बाद एक पुलिस के रडार पर कई नाम है। 11 फरवरी को निकिता के घर पहुंची थी स्पेशल सेल। अब गैर जमानती वारंट निकिता के खिलाफ जारी हुआ है, लेकिन वो अंडरग्राउंड फिलहाल बताई जा रही है। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जांचने के लिए पुलिस गई थी। अरविंद ओझा इस वक्त आ गए हमारे साथ और जानकारी के साथ। अरविंद, निकिता जैकब के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट, कहां तक पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अभी पहुंचा है? कौन कौन लोग और रडार पर हैं? देखिए, 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने टूल किट मामले में एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद गूगल से पूरी जानकारी मांगी थी टूल किट को लेकर कि कहां से अपलोड हुआ, ये तमाम चीजें। उसके बाद जैसे ही गूगल से जानकारी मिली है उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच तेज की है। 11 फरवरी को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के मुताबिक निकिता जैकब के घर पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की साइबर सेल की टीम पहुंची थी, उनका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जांचने पर रखने के लिए। चूंकि शाम का वक्त हो गया था लिहाजा लंबी पूछताछ नहीं हो सकी, लेकिन स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक उनसे डॉक्यूमेंट पर साइन कराए गए थे और निकिता ने साइन भी किया था कि वो जांच में आगे शामिल होंगी। लेकिन इसी दौरान दिशा रवि के खिलाफ एविडेंस मिले और बेंगलोर टीम गई, दिशा रवि को गिरफ्तार करके लाई। लेकिन उसके बाद से ही निकिता से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, कांटेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद निकिता जैकब के खिलाफ एनबीडब्ल्यू नॉन बेलेबल वारंट दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जारी कराया। यहाँ इंपॉर्टेंट बात मैं और बता दूं, कल जब दिशा रवि को पेश किया गया था अदालत में, तब आर्गुमेंट के दौरान सरकारी वकील ने बकायदा 2 नामों का जिक्र भी किया था, निकिता जैकब और शांतनु, और दिल्ली पुलिस ने दावा किया था इनको भी गिरफ्तार करना है। और इसी आधार पर और भी कई आधार पर दिशा रवि की रिमांड ली गई थी। लेकिन अब दिल्ली पुलिस का दावा है कि निकिता जैकब फरार हो गई हैं, जांच से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गई हैं। ये दावा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का है। इन सब के बीच जो दिशा रवि है 5 दिन की पुलिस कस्टडी पर लिया हुआ है और यही जो सीपैट का ऑफिस है, साइबर सेल का ऑफिस सामने की तरफ, यहीं पर दिशा रवि से पूछताछ हो रही है। लेकिन जो बड़ी खबर है, लगातार जो दिल्ली पुलिस है उनका कहना है, खासकर अदालत में कहा गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से कि इस षड्यंत्र में हजारों की तादाद में लोग शामिल हैं। खालिस्तान मूवमेंट को जिंदा करने की कोशिश है, भारत सरकार के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र है। तो उसी आधार पर कई लोग रडार पे थे और इसी आधार पर कई ऐसे क्लू मिले हैं, जिसके बाद निकिता जैकब का भी नाम सामने आया है। लेकिन दिल्ली पुलिस का दावा है कि निकिता जैकब एब्सकॉन्डिंग है, इसलिए उनके खिलाफ अदालत से नॉन बेलेबल वारंट जारी करा दिया गया है। ठीक है अरविंद, मैं लौटूंगी आपके पास। मुंबई से मुस्तफा शेख भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुस्तफा, देखिए बड़ी खबर जो अरविंद दे रहे हैं, नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ है निकिता जैकब के खिलाफ। कहां है निकिता, इस बात की जानकारी फिलहाल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को तो नहीं है, लेकिन आप घर के बाहर मौजूद है, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, मीनाक्षी गोरेगांव स्थित एक हाई राइज है जहां पर निकिता जैकब रहती हैं और कल पुलिस आई थी तो वो घर पर मौजूद नहीं थी। तो इसके साथ आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं दिशा की गिरफ्तारी के बाद निकिता को ये अंदाजा लग गया कि अगला जो है सर्च ऑपरेशन है शायद उनके घर पे हो सकता है, इसलिए वो फिलहाल लापता है, किसी को अपनी लोकेशन नहीं बता रही है और यहाँ पर बिल्डिंग में अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है किसी को। तो ये आप कह सकती हैं कि निकिता लॉयर है तो वो शायद एंटीसिपेटरी बेल या ऐसी कोई चीज के लिए कोर्ट में रिलीफ के लिए मूव करें, एक ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि
फिर से कोई नया सर्च ऑपरेशन हो या दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो मुंबई पुलिस की मदद ले, निकिता की लोकेशन तलाशे और वहां से फिर उनको गिरफ्त में लिया जाए। तो एक तरह से ये तो साफ है कि निकिता की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल चाहती है, इसीलिए उनके खिलाफ एक NBW निकाला गया है। अब देखना ये होगा कि इस वक्त कहां पर है निकिता और उनसे क्या क्या सुराग इस पूरे केस के मिल सकते हैं। मीनाक्षी जी, शुक्रिया मुस्तफा इस जानकारी के लिए जो आपने अभी साझा की। आपसे हम अपडेट्स आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 9 दिन से जारी है जिंदगी के लिए जंग, उम्मीद की किरण कहां है? तपोवन से आपको हम दिखाएंगे पूरी डिटेल। चमोली में तपोवन सुरंग में फंसे हुए लोगों को लेकर उम्मीद धुंधली पड़ती जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन और उम्मीदों को रविवार को तब बड़ा झटका लगा जब पहली बार सुरंग से शव बरामद हुए। कल ही तपोवन टनल से एक के बाद एक 5 शव निकले, जबकि इस आपदा में अब तक 53 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। उम्मीद तो ये थी कि इस सुरंग से भी जिंदगी हंसती मुस्कुराती बाहर निकलेगी, लेकिन आपदा के 8वें दिन तपोवन से जो तस्वीरें आई वो देखकर हर कोई गहरी उदासी से घिर गया है। सुरंग के अंदर टटोलती बचाव टीमों को इंसान मिलने तो शुरू हुए, लेकिन बेजान। रविवार सुबह मलबे में गहरे दबी लाशें एक के बाद एक निकलनी शुरू हुई तो जैसे सारी उम्मीदें शीशे की तरह चकनाचूर हो गईं। रविवार को तपोवन सुरंग से पहली बार शव बरामद हुए। रविवार को सुरंग से 5 और बाहर से 2 शव मिले। सुरंग के अंदर अभी भी 30 लोगों के होने का अंदेशा है। आपदा में अभी तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 151 लोग आपदा के बाद अब तक लापता हैं। सुरंग के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार धीमी है। इसकी सबसे बड़ी वजह मलबे का भारी जमाव है। बचाव टीमें जैसे जैसे सुरंग के अंदर बढ़ रही हैं, मलबे की ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है। मलबे से बचकर निकलने के लिए सुरंग के अंदर ड्रिल के जरिए दूसरा रास्ता बनाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन इसमें कोई खास कामयाबी नहीं मिली। बचाव टीमों ने अभी भी हार नहीं मानी है। कुल मिलाकर 8 डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, जिसमें कल रात के बाद से 2 डेड बॉडी रिट्रीव हुई हैं। एक 12:30 बजे और एक सुबह 6:55 पे एक डेड बॉडी रिट्रीव हुई है। टोटल कुल जो फिगर है वो 8 की हो चुकी है। और काम अभी भी जारी है, लगातार 24/7 वो काम जारी है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी और कुछ कामयाबी हासिल कर सकें। रविवार तक सुरंग के अंदर 140 मीटर मलबा साफ कर लिया गया था। मलबा हटाने में एक रुकावट ये भी है कि इसी मलबे के ढेर में शवों के फंसे होने की आशंका है। मशीनों के जरिए आगे बढ़ने पर शवों के क्षतिग्रस्त होने की भी आशंका है। इसी के चलते बचाव दल संभावित जगहों पर मशीनों की बजाय हाथों से काम कर रहे हैं। मैनुअल निकालने के लिए हमें थोड़ा धैर्य से काम करना पड़ता है। मशीन से जब बॉडी को निकालते हुए, चूंकि गल चुका है बॉडी, आपको पता है, तो उसमें डैमेज होने के चांसेज होते हैं। तो हम चाहते हैं कि परिजनों को जो बॉडी है उसको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से निकाल के सुपुर्द करें, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। हालात ऐसे हैं कि किसी से कुछ कहते नहीं बन रहा है और ना ही किसी से कुछ पूछते। अपनों की तलाश में यहाँ पहुँचे लोग सुरंग के पास जमा होते हैं, लेकिन हर दिन बीतने के साथ ही नाउम्मीदी लेकर वापस लौट जाते हैं। विकास नगर के 4 युवक भी इसी आपदा में गुम हो चुके हैं। 9 दिनों बाद जब इनकी खोज खबर की हर कोशिश नाकाम हो गई, तो परेशान घर वालों ने पुतले बनाकर ही अंतिम संस्कार की रस्म अदायगी कर दी। हिंदू रिवाज संस्कृति के मुताबिक, हिंदू धर्म के मुताबिक तो ये करना उचित था, क्योंकि बॉडी तो प्राप्त हुई नहीं वहाँ से। तो 8 दिन तक इंतजार भी किया गया हम लोगों ने कि भाई चलो अगर बॉडी मिलती है, एक भी मिल जाती है तो हम उसे मान के ही चलो ये, लेकिन जब आशा टूट चुकी थी हमारी कि अब नहीं मिलना है, घटना इस प्रकार की है, तो ये हमने आज इसी पुतलों को अंतिम रूप देके ये धर्म अनुसार हमने इसका अंतिम संस्कार कर। 7 फरवरी को चमोली में आई इस आफत ने सैकड़ों घरों के चिराग बुझा दिए। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के कई युवा यहाँ रोजी रोटी के लिए आए थे, लेकिन कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि इन परिवार वालों के पास अब तस्वीरों और यादों का ही सहारा बचा है। विकास नगर से टीना साहू और चमोली से दिलीप सिंह राठौर के साथ
आज तक ब्यूरो।